हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डार्क गैदरिंग सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुछ रहस्यमय चीजों को देखते हैं। इसके बाद हम एक छोटी बच्ची के हाथ में एक गुड़िया को देखते हैं और वो छोटी बच्ची कहती है कि अगर तुम बाथरूम में छुपने की कोशिश करोगे मैं तब भी तुम्हें ढूंढ लूंगी। और सीन यहीं कट हो जाता है और इसके बाद सीन रियो यूनिवर्सिटी पर शिफ्ट होता है और हम वहाँ पर वेलकम असेंबली में देखते हैं कि एक आदमी एक बच्चे को स्टेज पर बुलाता है जिसका नाम कितारो होता है। और कितारो जब आगे जा रहा होता है तो कुछ लड़कियां आपस में बात करती है कि स्टेज पर वही बच्चे जाते हैं जो एंट्रेंस में टॉप करते हैं। इसके बाद कितारो स्टेज पर जाकर भाषण देता है और सीन यहीं कट होता है और हम कितारो की आवाज में सुनते हैं कि उसे अलौकिक चीजों से नफरत है। इसके बाद हम कितारो को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं जिसका नाम एको होता है और वो कितारो के साथ सेल्फी ले रही होती है, पर कितारो का फोटो खराब आता है और वो कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा और वो उदास हो जाता है। जिस पर एको माफी मांगते हुए कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहती। जिस पर कितारो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और वो बताता है कि वो जो भी फोटो लेता है तो उसकी फोटो ऐसे ही खराब हो जाती है। और कितारो मन में सोचता है कि आत्माएं उसे पसंद नहीं करती और वो सोचता है कि मिडिल स्कूल में एक आत्मा ने उसे पकड़ लिया था और उसके साथ उसकी एक दोस्त को भी पकड़ा था, जिस कारण से वो 2 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला ताकि उसकी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे। पर मेरी पुरानी दोस्त एको मेरी फैमिली और आसपास के लोगों की वजह से मुझे मदद मिली। पर पिछले साल मैंने अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीना शुरू किया और मैंने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। इतने में एको कितारो से कहती है कि क्या ट्यूशन वाली जगह से तुम्हें कुछ जवाब मिला। इस पर कितारो कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई। तब एको वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि क्लास का टॉपर और प्राइवेट टीचर ये दोनों चीजें तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी को वापस लाने के लिए अच्छा कदम है। और एको पीछे मुड़कर कहती है कि और हम दोनों साथ में दोबारा स्कूल में जाएंगे। जिस पर कितारो मुस्कुराता है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और कितारो सोचता है कि उन कुछ सालों की वजह से मुझे लोगों के साथ घुलने मिलने में मुश्किल हो रही है, पर मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जा कर रहूंगा। इसके बाद कितारो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसका बॉस उसे एक कागज देता है जिसे देखकर कितारो हैरान हो जाता है। तब उसका बॉस कहता है कि तुम्हें इस लड़की को पढ़ाना है और क्या तुम इसे जानते हो। तो कितारो हाँ करता है। तब उसका बॉस कहता है कि ये लड़की पढ़ने में अच्छी है और ये थोड़ी अलग है। और उसका बॉस कहता है कि वो लड़की चाहती है कि तुम उसे पढ़ाओ। इसके बाद कितारो मैप की मदद से उस लड़की के घर में जाता है। तब कितारो उस घर की बेल बजाता है तो एको बाहर आती है और एको कितारो को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हो। तो कितारो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी जॉब के कारण आया हूँ, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है। तो एको कहती है कि मेरी कजन 1 साल से मेरे साथ रह रही है तो तुम शायद उसे पढ़ाने आए हो। और एको खुश होकर कहती है कि ये अच्छा इत्तेफाक है कि तुम मेरी कजन को पढ़ाने आए। और वो अपनी कजन को बाहर बुलाती है। उस छोटी बच्ची को देखकर कितारो पीछे हटकर हैरानी से एको से पूछता है कि तुम कैसे जीव के साथ रह रही हो। इस पर एको कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब, ये मेरी छोटी कजन यायोई है। और हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में एक गुड़िया होती है और वो कितारो को अजीब तरीके से देख रही होती है। और तब कितारो कहता है कि इसकी आंख में तो 2 पुतलियां हैं। इतने में यायोई कितारो से कहती है कि तुम्हारे हाथ में तो बहुत बड़ी आत्मा है। ये सुनकर कितारो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये भी आत्माओं को देख पाती है। और यायोई की गुड़िया से कितारो को बहुत डरावनी फीलिंग आ रही होती है। तब वो यायोई को कहता है कि तुम उस गुड़िया को फेंक क्यों नहीं देती। तब यायोई उस गुड़िया का गला दबाते हुए कितारो को कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इसका गला दबा देती हूँ। तब वो गुड़िया जोर जोर
से हिलने लगती है और कितारो सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी मेरी तरह आत्माओं को देख पाती है, पर ये मुझसे भी ज्यादा नाजुक है। इतने में एको कितारो से कहती है कि क्या बात है। तब कितारो एको को देखता है और उसे याद आता है कि एको ने उसकी नॉर्मल जिंदगी में आने के लिए कितनी मदद की है। तब वो अपने आप को नॉर्मल करता है और यायोई से कहता है कि मेरा नाम कितारो है और मैं तुम्हें आज से पढ़ाऊंगा। इतने में यायोई कितारो से कहती है कि क्यों ना हम कहीं डरावनी जगह पर जाएं। ये सुनकर कितारो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई में मदद करने आया हूँ। जिस पर यायोई कहती है कि मैं जानती हूँ, पर आत्मा आपको पसंद करती है। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें एक मिल सकती है। ये सुनकर कितारो सोचता है कि ये इंसान नहीं हो सकती और कितारो यायोई से कहता है कि हम अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं। इतने में यायोई कितारो के ट्यूशन सेंटर को कॉल लगाती है और उसकी शिकायत करने लगती है। तब कितारो उससे फोन छीनता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और वो एको से मदद मांगने लगता है, पर एको अपनी गाड़ी की चाबी निकालती है। इसके बाद वो तीनों गाड़ी में डरावनी जगह पर जाने लगते हैं और गाड़ी में कितारो सोचता है कि मैं ऐसा तो नहीं चाहता था, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वो एको से कहता है कि तुम तो जानती हो कि ये सुरक्षित नहीं है। तब एको कहती है कि यायोई वहाँ जाने की हमेशा जिद करती है, पर मैं हमेशा मना कर देती हूँ। तो कितारो कहता है कि अभी भी मना कर दो, पर एको कहती है कि अगर हमारे साथ एक एक्सपीरियंस वाला आदमी होगा तो हमें कुछ नहीं होगा। जिस पर कितारो कहता है कि मैं बस उन्हें महसूस कर सकता हूँ, पर मैं उन्हें देख नहीं सकता और उन्हें भगा तो बिल्कुल भी नहीं सकता। जिस पर एको कहती है कि अगर ज्यादा गड़बड़ हुई तो हम वहाँ से भाग जाएंगे। कुछ देर बाद कितारो को डर लगने लगता है, तो एको कहती है कि अभी तो 1 किलोमीटर दूर है। जिस पर कितारो कहता है कि मैं उन्हें यहाँ से भी सेंस कर पा रहा हूँ। तो यायोई कहती है कि कितारो तुम बहुत डरते हो। कितारो अपना नाम सुनकर कहता है कि कितारो सर का क्या हुआ। इतने में यायोई एको के पाँव को दबाकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। ये देखकर कितारो कहता है कि इस लड़की के साथ क्या गलत है। इसके बाद वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एको एक फोन बूथ को देखकर कहती है कि ये एक भूतिया फोन बूथ है। तब एको कितारो से कहती है कि मैंने तुम्हें इसकी कहानी सुना दी है। तो कितारो कहता है कि मुझे नहीं सुनना। तब एको कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि ये एक जवान लड़की के भूत के द्वारा श्रापित है। तब कितारो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया कि मुझे मत सुनाओ। तब यायोई कहती है कि एको तुम बहुत मूड में हो। तो एको कहती है कि एक कहानी है कि यहाँ पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती हुई और उसका खून कर दिया गया, क्योंकि वो लड़की बहुत पॉपुलर थी और उसे कुछ कस्टमर तोहफे देते थे, पर उनमें से कुछ ने उसका पीछा करना शुरू किया और जब वो इस फोन बूथ के पास पहुंची तो उन्होंने उसे मार दिया। और उसके साथ ये सब होने के बाद उसने सोचा कि अगर कोई भी इस फोन बूथ के अंदर आया या इस फोन बूथ को कॉल लगाई तो वो उसके साथ ऐसा ही करेगी। तो कितारो कहता है कि किसी को पब्लिक फोन बूथ का नंबर कैसे पता होगा। तो कितारो कहती है कि कुछ लोगों ने इस नंबर को ऑनलाइन पोस्ट किया है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं। इतने में यायोई उस फोन बूथ के अंदर चली जाती है। उसे उस फोन बूथ के अंदर देखकर कितारो उसे बाहर खींचते हुए कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना, जो भी इसके अंदर जाता है उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। इतने में यायोई कहती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। ये सुनकर कितारो सोचता है कि ये तो पागलपन है। इतने में यायोई कहती है कि अगर इसने काम नहीं किया तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे और वो फोन मिलाने लगती है। तो कितारो उससे फोन छीनते हुए कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। इतने में एको कहती है कि मैं भी फोन कर सकती हूँ। तब कितारो कहता है कि ठीक है, मैं फोन करता हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम घर चलेंगे। और वो फोन मिला लेता है। फोन मिलने के बाद एको मुस्कुराती है। तभी उस फोन बूथ का फोन बजने लगता है और वो खुद से नीचे गिर जाता है और कितारो के हाथ वाले फोन से कोई मदद के लिए बुलाने लगता है। इतने में उस फोन बूथ में खून से भरे हुए हाथ शीशे पर छप जाते हैं
और वो मदद मांगने लगती है। तभी यायोई अपनी गुड़िया को उस फोन बूथ में फेंक देती है, पर वो आत्मा उस गुड़िया को फाड़ देती है, जिससे उस फोन बूथ में खून ही खून हो जाता है। तब वो तीनों गाड़ी में वहाँ से भागने लगते हैं। जाते जाते यायोई कहती है कि उसने किसी को मार दिया। घर जाकर केतारो एको से कहता है कि इस भूतिया पागल लड़की की क्या प्रॉब्लम है। तो एको कहती है कि इससे भूत बहुत कूल लगते हैं, जिस पर केतारो कहता है कि तुम ऐसे डरावनी जगह पर नहीं जा सकती, तुम्हारे माता पिता इस बारे में क्या सोचेंगे। और वो कहता है कि अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, जिस पर यायोई मुंह बनाती है। तभी एको कहती है कि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर केतारो मान जाता है। इसके बाद वो पढ़ाई करने लगते हैं। तब केतारो यायोई को मिडिल स्कूल के मुश्किल सवाल देता है, पर वो उसे सॉल्व कर देती है। इसके बाद केतारो यायोई से पूछता है कि क्या तुम आत्माओं को देख पाती हो। इस पर यायोई हाँ करती है और यायोई केतारो से पूछती है कि जब मैं उस फोन बूथ के अंदर गई तो वो आत्मा बाहर नहीं आई, पर तुमने एक बार कॉल की और वो आत्मा बाहर आ गई। तुम्हारे कितने चांसेस होते हैं कि आत्माएं तुम्हारे पास आती है। तो केतारो कहता है कि 100%। ये सुनकर यायोई हैरान होकर कहती है कि तो चलो हम देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद हम एको और केतारो को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। रात हो चुकी होती है तो एको कहती है कि तुम्हें लेट करने के लिए मुझे माफ कर देना। इस पर केतारो कहता है कि कोई बात नहीं। तो एको कहती है कि तुम्हें यायोई पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पिछले साल ही हमारे साथ रहने आई। उससे कुछ समय पहले उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सुनकर केतारो कहता है कि मुझे माफ कर देना। तो एको कहती है कि शायद इसीलिए वो डरावनी जगहों पर जाना पसंद करती है, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। इसके बाद सीन कुछ समय पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर यायोई अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल गई होती है, जहाँ पर डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि इसकी 2 पुतलियों के कारण इसके दिखाई देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसकी माँ कहती है कि ये बताती है कि ये 2 तरह की चीजों को देख पाती है, और हम देखते हैं कि यायोई भूतों को भी देख पाती है। तो डॉक्टर कहता है कि आप बस इसके ऊपर ध्यान रखना। इसके बाद यायोई और उसकी माँ सड़क पर जा रही होती है। तो यायोई आसपास भूतों को देखती है और उन्हें देखकर वो डरने लगती है। तो उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है कि चलो हम पार्क में चलते हैं, और वो पार्क में चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यायोई और उसकी माँ उसके पिता के साथ गाड़ी में बैठे होते हैं, और उसके पिता उसे पूछते हैं कि क्या तुमने पार्क में मजे किए। इस पर यायोई खुश होकर कहती है कि हाँ मैंने मजे किए। तब हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी एक मोड़ पर पहुंचने वाली होती है। इतने में यायोई गाड़ी के आगे कुछ डरावनी चीजों को देखती है, और इतने में आगे से एक ट्रक आकर उन्हें टक्कर मार देता है। और इसके बाद हम यायोई को हॉस्पिटल में देखते हैं, और वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की ने अपने माता पिता को एक्सीडेंट में खो दिया है, पर ये बच गई। और वो बात करते हैं कि उन्होंने इसके IQ टेस्ट किया तो इसका IQ 160 निकला, पर एक्सीडेंट से पहले ये एक नॉर्मल लड़की थी। तब हम यायोई को देखते हैं। एक्सीडेंट से पहले वो 2 दुनियाओं को अलग अलग देखती थी, पर एक्सीडेंट के बाद उसे आत्माओं की दुनिया और असली दुनिया एक साथ दिखती है। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने सबसे पहले देखा कि कोई चीज उसकी माँ को कहीं पर ले जा रही है। और इसके बाद हम यायोई को उसके माता पिता के फ्यूनरल पर देखते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि सिर्फ उसके पिता की आत्मा वहाँ पर होती है। तब वो कहती है कि मैं अपनी माँ को वापस घर ला कर रहूंगी। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर एको ये बातें केतारो को बता रही होती है, और एको कहती है कि उसने अभी तक अपनी माँ की आत्मा को नहीं देखा, इसीलिए वो शायद अकेला महसूस करती है। तब केतारो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कैसे यायोई को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया, पर शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। इतने में यायोई उनके पीछे आ जाती है और वो ये बात सुन लेती है।
इसके बाद हम अगली सुबह केतारो को देखते हैं और एको और यायोई गाड़ी में उसके घर के पास आते हैं। उन्हें देखकर केतारो हैरान होता है तो यायोई केतारो को एक मूर्ति देती है और कहती है कि ये तुम्हें बुरी चीजों से बचाएगी। उसे देखकर केतारो कहता है कि ये क्या है, तो एको कहती है कि ये जीजो की मूर्ति है। इसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसी फोन बूथ के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर केतारो उनसे पूछता है कि हम इस जगह पर वापस क्यों आए। इस पर यायोई कहती है कि ताकि हम उसे वापस देख पाए। मैंने उसे बहुत बार फोन किया जिस कारण से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और वो अपना फोन दिखाती है जो एक थैले में होता है और उसमें खून भी होता है। ये देखकर केतारो हैरान हो जाता है। इतने में यायोई कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और वो कहती है कि बस मेरे साथ रहना। तो केतारो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तब यायोई कहती है कि घबराओ मत, वो तुम्हें देख रही है और वो फोन बूथ की तरफ इशारा करती है। तब हम देखते हैं कि उस फोन बूथ से कोई उन्हें देख रहा होता है। तभी वो लड़की मुस्कुराती है। इतने में केतारो का हाथ उसे उस फोन बूथ के अंदर घसीट कर ले जाता है तो केतारो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वो फोन बूथ वाली लड़की केतारो का गला तार से घोटने लगती है। तब केतारो के हाथ से वो मूर्ति नीचे गिर जाती है और केतारो कहता है कि ये मेरी मदद नहीं कर रही है। इस पर यायोई कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी मदद कर रही है, पर ये फोन बूथ वाली लड़की तुम्हें इतना चाहती है कि ये इसे पीछे धकेल रही है। तभी यायोई अपनी पीठ से हथियार निकालती है और उस फोन बूथ का दरवाजा खोल देती है और उस मूर्ति को बाहर निकालती है और उसे जोर जोर से घुमाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मुक्ति दे रही हूँ, और उस फोन बूथ के ऊपर जोर से मारती है। तब उस फोन से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है तो यायोई उस फोन की तार को काट देती है। केतारो से कहती है कि कितनी भी भूतिया चीजें क्यों ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं उन सबको मार दूंगी। ये देखकर केतारो हैरान होता है। इसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर घर जाने लगते हैं और घर जाते जाते एको कहती है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और हम अभी भी जिंदा है। जिस पर केतारो गुस्से में कहता है कि तुम्हें इसमें क्या ठीक लग रहा है, और वो उदास होकर कहता है कि मुझे लगा था कि मैं आज वहाँ पर मर जाऊंगा। इतने में यायोई कहती है कि पर तुम ठीक हो। तभी केतारो को बुरी फीलिंग आने लगती है और वो कहता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। और हम देखते हैं कि यायोई एक गुड़िया का गला दबा रही होती है और वो गुड़िया वही फोन बूथ वाली होती है। इसके बाद वो घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एको उन्हें खाना देती है और केतारो से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत मदद की। जिस पर केतारो कहता है कि इस काम की वजह से मुझे याद आया कि मैं भूतिया चीजों से कितनी नफरत करता हूँ। जिस पर एको कहती है कि तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। ये सुनकर केतारो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। इस पर एको कहती है कि तुम जैसे हो तुम्हें अपने आप को मान लेना चाहिए। पिछले दिन जब तुमने उस भूत को कॉल की थी तो मैंने तुम्हें देखा था कि तुम्हें अंदर से मजा आ रहा था। और एको केतारो को कहती है कि तुम डर से प्यार करते हो। जिस पर केतारो हैरान होकर कहता है कि ऐसा नहीं है और केतारो सोचता है कि मैं इसे बदलना चाहता हूँ। इतने में केतारो यायोई से कहता है कि हम वहाँ पर वापस नहीं जाएंगे। जिस पर वो कहती है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे भी तो वहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। इस पर केतारो सोचता है कि अगर यायोई आत्माओं को देख पाती है तो उसे आत्माओं को ढूंढने में इतनी मुश्किल क्यों होती है। अगर मैं सोचूं तो ऐसा हो सकता है कि आत्माएं ये योई से दूर रहने की कोशिश कर रही है। और हम देखते हैं कि ये योई के कमरे में बहुत सारी गुड़ियाएं होती है जिसमें बहुत सारी आत्माएं उसने पकड़ी होती है। और हम उस फोन बूथ वाली आत्मा की गुड़िया को टेबल पर देखते हैं। तभी वहाँ पर बाकी रखी गुड़िया की आत्माएं उस फोन बूथ वाली आत्मा को नोच कर खा रही होती है। और दूसरी तरफ यायोई केतारो को कोदुक के बारे में बताती है कि कैसे हम एक जार में बहुत सारे कीड़ों को रखते हैं जिसमें वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देते हैं, और जो आखिर में बचता है उसकी मदद से हम किसी को श्रापित कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो केतारो डरते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। और तभी एको खिड़की खोलती है और हम केतारो की आवाज में सुनते हैं कि आज चांदनी रात है और चेरी ब्लॉसम के फूल उन आत्माओं की तरह लग रहे हैं जो मुझे अपनी तरफ बुला रहे
रहे हैं और वो आत्माओं की दुनिया मेरी यादों में हमेशा आती रहेगी। कब वो सीजन आएगा कि वह और मैं मिल पाएंगे। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।